तो आज चर्चा करने वाले हैं हम उधम सिंह नगर जिला के बारे में, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसका राज्य में क्या है, एक अपना अलग महत्व है। महत्व क्यों है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में यहाँ की क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया है ये, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र है जहां लाखों लोगों को क्या है, रोजगार प्रदान मिला है, ठीक है। उधम सिंह के रुद्रपुर सिडगुन नामक स्थान पे क्या है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फैक्ट्रियां क्या है स्थापित हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियां, जिससे लोगों को क्या मिला है, रोजगार मिला है और देश को विकासशील विकसित करने में क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इससे पहले हमने 5 जिलों के बारे में चर्चा कर ली। बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, ठीक है। आज जिला 6 चल रहा है हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है। हमारे कुमाऊं के 6 जिले कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम गढ़वाल के 7 जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं उधम सिंह नगर के बारे में, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। तो उधम सिंह नगर क्या पहाड़ी खूबसूरती के साथ बसा हुआ भारत के उत्तराखंड राज्य में बसा एक खूबसूरत जिला है, ठीक है। जिला का मुख्यालय कहाँ है, रुद्रपुर में है, ठीक है। जो क्या है, अपने विशेष महत्व उद्योगों के लिए क्या जाना जाता है। तो वर्तमान में पहले जो उधम सिंह नगर था नैनीताल का हिस्सा था, और लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका अलग अस्तित्व में आ गया, इसका अलग रूप इसे दे दिया गया, जहां से नेपाल कुछ ही दूर स्थित है। नेपाल क्या है, कुछ ही दूर स्थित है। शहर का क्षेत्रफल कितना है, 2908 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 2908 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। इस जिले में कितने तहसील हैं, 8 तहसील हैं, ठीक है। काशीपुर हो गया, और क्या गद्दरपुर, जसपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और रुद्रपुर क्या है, 8 तहसीलें हैं। वहीं कितना, इसमें 7 विकास खंड हैं। कौन कौन से हैं, जसपुर हो गया, खटीमा हो गया, सितारगंज हो गया, रुद्रपुर हो गया, काशीपुर हो गया, बाजपुर हो गया और गद्दरपुर क्या है, 7 विकास खंड है और 8 क्या है, तहसीलें हैं, ठीक है। उधम सिंह का जो उपनाम है वो है गोविसाण है। क्या है इसका उपनाम, गोविसाण है, ठीक है। यह जो शहर है राज्य के बाकी पर्वतीय स्थलों की तरह क्या है, अपने प्राकृतिक खजाने और मनमोहक खूबसूरती के लिए क्या है, काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर पर्यटक धार्मिक स्थलों के अलावा भी बहुत से पर्यटक स्थल घूमने आते हैं। उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत काशीपुर एक लोकप्रिय झील है। देखो काशीपुर में क्या है, उधम सिंह के अंतर्गत एक लोकप्रिय झील है, ठीक है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। क्या है नाम, गिरि सरोवर है, ठीक है। खूबसूरती और शांत वातावरण से दूर दूर तक आए पर्यटक को अपनी ओर ये झील क्या करती है, आकर्षित करती है। खासकर क्या गर्मियों के मौसम में एक शानदार प्लेस है ये घूमने के लिए, ठीक है। अपनी छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए ये जो क्या है, काशीपुर है, उधम सिंह का एक नगर है काशीपुर, इसका एक क्षेत्र है, यहाँ गिरि सरोवर है। ये क्या है, गर्मियों में छुट्टी बिताने के लिए एक बहुत अच्छा क्या है, प्लेस है, ठीक है। और इसमें और यहाँ क्या है, पर्यटक स्थल हैं जिनकी लोकप्रियता काफी है, ठीक है। जिसमें नानक मत्ता हो गया, पूर्णागिरि मंदिर हो गया, गिरि सरोवर हो गया, काशीपुर हो गया, ठीक है। ये अपने क्या है, लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं जो अपने क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य और अपने क्या एक विशेष महत्व के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आइए इसका भौगोलिक थोड़ा स्वरूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रफल मैंने आपको कितना बता दिया, क्षेत्रफल कितना बताया आपको, 2908 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। भाषा क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी यहाँ पे क्या होती है, प्रयोग में होती है। कुल ग्रामों की संख्या कितनी है, 687 ग्राम यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है अभी वर्तमान में, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो 16 लाख यहाँ की जनसंख्या है, 8 लाख पुरुष होगी, 8 लाख करीब स्त्रियां होंगी, लगभग है ये, ठीक है। टूरिज्म सूचन साल भर यहाँ टूरिज्म आते हैं, पर्यटन साल भर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ब्लॉक 7 है, तहसील 8 है। अब बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर का थोड़ी प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यह नगर, इसका विकास कैसे हुआ और इसका विकास किसने किया और यह नगर किसके नाम पे पड़ा था, ठीक है। आइए, उधम सिंह नगर और कुमाऊं का यह इलाका सन 1588 में मुगल शासक अकबर ने रुद्रचंद्र नाम के राजा को दे दिया था, ठीक है। यह इलाका किसके पास था, जो मुगल शासक अकबर जी थे उनके पास था और वो, ठीक है। तो उन्होंने किसको दे दिया, रुद्रचंद्र नामक राजा को दे दिया। राजा रुद्र के नाम पर ही शहर का नाम क्या पड़ा, रुद्रपुर पड़ा, ठीक है। और उन्होंने यहाँ क्या कर दिया, एक मिलिट्री कैंप बना दिया, ठीक है। आर्मी का क्या बना दिया, एक कैंप बना दिया, और इससे यहाँ बसे रुद्रपुर गांव के अच्छे दिन आ गए। देखो कैंप बनाने से इस क्षेत्र के क्या आए, अच्छे दिन आ गए थे। जो आज तक इस क्षेत्र को जानता नहीं था, अब मिलिट्री कैंप बनने के बाद इस क्षेत्र की क्या हो गई, महत्ता बढ़ती गई और यह आज क्या है,
स्टेट में अपनी एक अलग छवि क्या करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, रुद्रपुर का नाम राजा रुद्र के नाम पर ही पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? राजा रुद्र के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है, आजादी के बाद विभाजन के समय लाखों की संख्या में पाकिस्तान से आए शरणार्थी को यहाँ बसाया गया। देखो, जब विभाजन हुआ, ठीक है, आजादी हुई, उसके बाद जब विभाजन हुआ देश का, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए, तो पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों को कहाँ बसा दिया गया था? यहाँ बसा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे सिखों की संख्या क्या थी? अधिक थी। आज से 100 साल पहले सन 1919 में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, उस जख्म का दर्द आज भी भारत को सताता है। कौन सा? जो 1919 में घटित हुआ था, क्या? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड? इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या था ये? तो देखो, कहा जाता है रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण रूप से सभा आयोजित की जा रही थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग का उसमें क्या किया जा रहा था? एक शांतिपूर्ण एक सभा क्या की जा रही थी? आयोजित की जा रही थी। ये क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? इसके बारे में पहले जान लीजिए आप, तभी आपको आगे समझ आएगा। अगर आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पता नहीं है, इसका बेस आपने तैयार नहीं किया है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल आपको चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेगा। जो भी महत्वपूर्ण एक्ट हो गए, जो भी महत्वपूर्ण इस श्रृंखला में इतिहास में हुए क्या आंदोलन आएंगे, उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कनेक्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का बेस तैयार कर लेता हूं आपका। ठीक है, तो क्या था, कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में आपको पहले एक बेस तैयार कर लेता हूं छोटा सा आपका। तो यह क्या था? एक काला कानून था। ठीक है, 1919 का अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधान परिषद अधिनियम था, जो अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए इसे निरोध, बिना परीक्षण का न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन उपायों का विस्तार करता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 में अधिनियमित इसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की ओर से संगठनों के लिए युद्ध के दौरान की तरफ साजिशों को क्या था? कुचलना था। ठीक है, ये पारित कब हुआ? ये एक्ट पारित कब हुआ? तो इसका मुझे कोई पता, ये पारित कब हुआ मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो। ये पारित कब हुआ? ये एक्ट पारित हुआ 1919 में। ठीक है, ये क्या था? एक काला कानून था रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या था? जो ब्रिटिश सरकार के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उन्हें कुचलने के लिए एक आंदोलन था ये। ठीक है, तो पारित कब हुआ? 1919 में यह एक्ट क्या हुआ? पारित हुआ। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट आपको मैंने बता दिया, अब आगे चर्चा कर लेते हैं हम। तो मैंने क्या बोला? रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हो रहा था? एक सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा के जो परेशान पंजाब के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर थे ने। ठीक है, उसने क्या किया? ब्रिगेडियर जनरल डायर को यह आदेश दे दिया कि सभा कर रहे भारतीयों को जाकर सबक सिखाओ। देखो, किसने आदेश दिया? गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को क्या दिया? आदेश दे दिया कि जाओ सभा कर रहे जो भारतीय हैं उन्हें जाकर सबक सिखाओ। इस आदेश को जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में निर्दोष, मासूम और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अंग्रेजों की गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग अपने परिवार समेत कुएं में कूद गए थे। ठीक है, क्या कि अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजों से क्या हुआ? उन लोगों ने क्या कर दिया? अपने परिवार से कुएं में क्या कर दिए? कूद गए। और वहीं एक बालक मौजूद था, उधम सिंह। कौन था वहीं एक बालक मौजूद? उधम सिंह। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। देखो, एक बालक था, जब ये इतना बड़ा दिल दहलाने वाली वहां पे क्या हो रही थी? एक घटना हो रही थी। क्या कर रहे थे? जनरल जो जनरल डायर था, उसके सैनिकों ने भारतीय जो निर्दोष व्यक्ति थे उन पे अंधाधुंध क्या कर रहे थे? गोली बारूद के फायरिंग कर रहे थे। तो उसी बीच एक बालक था। ठीक है, बालक था, उसने क्या कर दिया? नाम क्या था? उधम सिंह था। ठीक है, उन्होंने उस धरती की मिट्टी ली और कसम खाई, ठीक है, कि मैं इस हत्याकांड का बदला लूंगा। और 21 साल बाद सन 1940 में उधम सिंह ने अंग्रेजों से इसका बदला ले लिया। देखो, 21 साल बाद उन्होंने क्या कर लिया? 1940 में
अंग्रेजों से इसका बदला ले लिया। इसलिए जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता के आने के बाद मुख्यमंत्री मायावती जी ने क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को याद करते हुए उत्तर प्रदेश में उनके नाम से जिले का गठन कर दिया गया। ठीक है, उनके नाम से इस जिले का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। ठीक है, तो स्वर्गीय क्रांतिकारी वीर उधम सिंह नगर के नाम पे इस नगर का क्या नाम पड़ा, उधम सिंह नगर पड़ा। ठीक है, याद। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके जो पर्यटक एवं दर्शनीय स्थल है जहां जिसे आकर्षित होकर लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखो पर्यटक स्थल में बनबसा हो गया, नानक मत्ता हो गया, रुद्रपुर हो गया। ठीक है, 3 ये हो गए। ये क्या है, अपनी क्या है, एक विशिष्ट पर्यटन स्थल के तौर से क्या है, इनका नाम देखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। चैती मंदिर हो गया, नानक मत्ता हो गया, अटारिया मंदिर हो गया, यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, अगर ताल की बात करें तो शारदा सागर, गिरिताल, और क्या बोला है, नानक सागर हो गया, द्रोण सागर हो गया। मैंने क्या बताया, गिरी सरोवर है, गिरिताल जो है ये अपनी खूबसूरती के लिए काशीपुर में बहुत ज्यादा क्या है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अगर यहाँ हवाई अड्डा बात करें तो पंतनगर हवाई अड्डा है, फूलबाग। ठीक है, याद रखना। उधम सिंह नगर की सीमा रेखाएं देखो, पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में दक्षिण तक उत्तर प्रदेश और उत्तर में नैनीताल व चंपावत है। ठीक है, उधम सिंह नगर संस्थान की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। देखो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय IIM काशीपुर यहाँ पे क्या है, स्थापित है। ठीक है, उधम सिंह नगर की प्रमुख नदियों की बात करें तो 3 प्रमुख नदियां हैं, 4 दापका हो गया, बाकरा हो गया, गोला हो गया और दओहा हो गया। ठीक है, यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। आइए अब थोड़ी और व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है आयोग, तो और ज्यादा क्या कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर को मानने वाले सरदार उधम सिंह के नाम पे पड़ा था। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब जनरल डायर ने क्या कर दिया था, अमृतसर में 1919 में अंधाधुंध गोली फायरिंग चला दी, तो वहीं पर एक बालक था उधम सिंह, उसने 21 साल बाद 1940 में इस हत्याकांड का बदला लिया और जनरल डायर को क्या कर दिया, मार दिया। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा, उधम सिंह नगर पड़ा। ठीक है, उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार जनरल डायर को गोली मारी थी। ठीक है, कब मारी थी, 13 मार्च 1940 को लंदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो गुनहगार थे जनरल डायर, वो उसे क्या कर दिया, गोली मार दिया। ठीक है, 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह जी को क्या कर दिया, फांसी दे दी ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, उधम सिंह नगर जनपद का गठन 30 सितंबर 1995 को किया हुआ। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 30 सितंबर 1995 को इसका गठन हुआ उधम सिंह नगर का। ठीक है, उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में है, जिसको चंद वंश राजा के राजा रुद्रचंद ने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था, चंद वंश के राजा रुद्रचंद ने बसाया था। इन्हें किसने दिया था यह नगर, मुगल शासक अकबर ने दिया था रुद्रचंद्र को यह नगर। ठीक है, आइए थोड़ी भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है, 2500 वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी जिले की बात, देश की बात करें तो पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नैनीताल है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, वहीं उत्तर पूर्व में चंपावत है। ठीक है, उधम सिंह नगर प्रदेश के 2 जनपद नैनीताल और चंपावत के सीमा से बनाता है। देखो ये क्या करता है, 2 जनपदों से अपना क्या बनाता है, सीमा बनाता है। एक नैनीताल हो गया, एक चंपावत हो गया। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, 16,48,902 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, जनघनत्व क्या है, 649 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, जनघनत्व है। लिंगानुपात क्या है, 920। लिंगानुपात मतलब कि पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 1000 पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 920 है। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है, 73.10% यहाँ की क्या है, साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर कितनी है, 64.5% महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता 8% पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, आइए यहाँ के प्रमुख जो नदी तंत्र एवं परियोजनाएं हैं उनके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ नदी तंत्र में कोसी नदी आती है। ठीक है, उद्गम स्थान कहाँ है, कौसानी है इसका। ठीक है, कौसानी कौन से जनपद में पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है। कौसानी को किस नाम से जाना जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसकी भूमि है,
प्रकृति के चितेरी कवि, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी की भूमि है ये, ठीक है, जिन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, उनकी भूमि है ये। महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी और यहीं पे उन्होंने क्या गीता भी लिखी थी, ठीक है, याद रखना। और यहीं पे उनकी जो शिष्या थी, विदेशी शिष्या थी, कौन थी, सल्ला बहन मिस क्या थी, कैथरीन हेलीमन, उनका भी एक आश्रम है लक्ष्मी आश्रम यही कौसानी पे, ठीक है। अपनी एक अद्भुत छवि के लिए जहां से त्रिशूल हो गया, नंदा हो गया, चौखंबा हो गया, इसके साक्षात दर्शन होते हैं। हिमालय पर्वत के इन चोटियों के साक्षात मनोरम दृश्य कौसानी से दिखते हैं, जो वर्षा ऋतु में अपने क्या ठंड से बर्फ की चादर में क्या होती है, लीन होती है, ठीक है। आइए आपका भी बहुत अच्छा क्या है स्थान है। तो कोसी नदी बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल से होकर उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर के राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है। देखो कोसी को बिहार का क्या बोला जाता है, शोक कहा जाता है। देखो किस नदी को कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। उद्गम स्थान कौसानी, ठीक है। कहां से होते हुए जाती है, उधम सिंह से होते हुए सुल्तानपुर राज्य से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में कहा मिल जाती है, रामगंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दापका नदी के बारे में। दापका नदी का उद्गम नैनीताल जिले से होता है। उधम सिंह नगर से बनगढ़ के समीप कोसी नदी में मिल जाती है दापका नदी। ढेला नदी के बारे में, ढेला नदी रामगंगा की क्या है, सहायक है, ठीक है। ढेला नदी किसकी सहायक है, रामगंगा की सहायक है, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है, नैनीताल है। सरोवर नगरी झीलताल में इसका क्या है, उद्गम स्थान है। वह उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा किशनपुर के समीप रामगंगा में मिल जाती है ढेला नदी, ठीक है। गौला नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। गौला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। गौला नदी नैनीताल जनपद के निकलती है और उधम सिंह नगर से होते हुए किच्छा राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जाके चले जाती है, ठीक है। दहोहा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इस नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो कहाँ है, ये उधम सिंह नगर में इसका क्या है, उद्गम स्थान है। नानक सागर बांध बना हुआ है, इसमें क्या बना है, नानक सागर बांध बना है उधम सिंह नगर पे, दओहा नदी पे, ठीक है, याद रखना, नानक सागर बांध बना है दोहा नदी पे। नेक्स्ट बात करते हैं शारदा नहर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंपावत में काली नदी पर बनबसा बैराज स्थित है। देखो चंपावत में काली नदी पर क्या है, बनबसा बैराज स्थित है। यहाँ से शारदा नहर निकलती है। क्या निकलती है, यहाँ से शारदा नहर निकलती है, जो उधम सिंह नगर से होकर उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है। कहाँ से निकलकर, उधम सिंह से होकर कहाँ, उत्तर प्रदेश निकल जाती है। और शारदा नहर इससे निकलती है, कहाँ से, बेनास, ये काली नदी पर बना हुआ जो बैराज है बनबसा में, इससे निकलती है शारदा नहर, ठीक है। इसी शारदा नहर पर खटीमा के निकट लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना भी है, ठीक है। लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना किस पे है, खटीमा शारदा नहर पर बना हुआ है, ठीक है। उधम सिंह नगर की अगर प्रमुख परियोजना की बात करें तो नानक सागर बांध है, ठीक है। वहीं तमगड़िया बांध है, फीका नदी पर बना हुआ है। क्या, फीका नदी पर बना हुआ है। बेगुल बांध बेगुल नदी पर बना है। डोरा बांध हो गया और हरिपुरा बांध हो गया। लोहा हैंड जल विद्युत परियोजना यह स्टेम खटीमा में शारदा नहर पर स्थित है, ठीक है। आइए अब इसके तालों के बारे में बात कर लेते हैं उधम सिंह की। द्रोण सागर ताल, ठीक है, उधम सिंह के काशीपुर जिले में स्थित है द्रोण सागर ताल। वहीं गिरिताल भी कहाँ पे है, गिरिताल या गिरी सरोवर कहाँ पे है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है, काशीपुर में ही है, ठीक है। उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध स्थलों की बात कर लेते हैं। देखो काशीपुर यहाँ का क्या है, एक प्रसिद्ध क्या है, स्थल है। काशीपुर कहाँ, डेला नदी के किनारे पर बसा हुआ है। काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी। नोट देखो एटकिंसन के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई थी, 1718 में हुई थी। देखो एक तो क्या बोलते हैं कि काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी, और दूसरा क्या बोला कि देखो एटकिंसन के अनुसार पूछ लिया तो काशीपुर की स्थापना 1718 में हुई थी, ठीक है। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था, गोविसाण था, ठीक है। अगर उधम सिंह जिले का उपनाम पूछी तो गोविसाण, और काशीपुर का प्राचीन नाम पूछी तो गोविसाण, ठीक है। चंदवंशीय राजा देवी चंद के एक अधिकारी काशीनाथ द्वारा बनाए जाने के कारण इस नगरी का नाम क्या पड़ा, काशीपुर पड़ा था, ठीक है। और क्या 1872 में काशीपुर नगर पालिका बन गई। 1872 में जो काशीपुर था ये क्या बन गया, नगर पालिका बन गई। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में, ठीक है। तो गोविसाण, ठीक है, किसका प्राचीन नाम है, काशीपुर का, ठीक है। हर्षकालीन चीनी यात्री हुइंगसान। देखो चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षकाल, ठीक है, हर्षकालीन, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आया था ये भारत, ठीक है। अपने यात्रा के दौरान यहाँ पर आया था, उसने गोविसाण का जिक्र किया है। उसने क्या किया, गोविसाण का जिक्र किया। हुइंगसान ने
के अनुसार वह मादीपुर से 66 मील की यात्रा पूरा कर गोविसार नामक स्थान पर पहुंचा था। टोटल कितने चीनी यात्री भारत आए थे? 4। कौन कौन? फाइयान हो गया, हुइनसांग हो गया, और क्या हो गया? इतसिंग हो गया, सतयुंग हो गया। ठीक है, 4 चीनी यात्री भारत आए थे। ठीक है, याद रखना। गोविसार की खुदाई से यहाँ प्राप्त सिक्कों की मृत भांड, मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मृत भांड का अर्थ क्या है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, से सिद्ध हुआ है कि इस स्थान पर कुनिंद का कुषाण का शासक था। जो मृत भांड थे उनसे क्या साबित हुआ कि यहाँ कुनिंद का कुषाण शासन था। ठीक है, अब बात करते हैं उज्जैन का किला। इस किले की दीवारें 60 फुट ऊंची है। उज्जैन का किला कहाँ पे है? यहीं पे, काशीपुर पे, उज्जैन का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं रुद्रपुर के लिए, जो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशिष्ट पहचान है रुद्रपुर के बारे में। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात करेंगे रुद्रपुर के बारे में। आप सभी इससे क्या है? परिचित हैं। देखो, उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर में है। ठीक है, रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक किसने किया था? रुद्रचंद ने किया था। इसने सबसे पहले यहाँ पे क्या, एक मिलिट्री कैंप का क्या की स्थापना की। ठीक है, रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? बोक्साइट था। ठीक है, बोक्साइट इसका क्या था? बोक्साड बोल सकते हो। ठीक है, बोक्साड इसका क्या था? प्राचीन नाम था। ठीक है, रुद्रपुर का अगर प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो क्या था? बोक्साड था। ठीक है, रुद्रपुर को 2013 में नगर निगम बनाया गया। 2013 में से क्या बना गया? नगर निगम बनाया गया। रुद्रपुर को मैंने बता दिया कि 2013 में नगर निगम बनाया गया। ठीक है, बाजपुर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बाजपुर को कुमाऊं के चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनाया था। कुमाऊं शासक किसने बनाया था? बाजपुर को बाज बहादुर चंद शासक ने बनाया था। अब बात करेंगे जसपुर के बारे में। ठीक है, जसपुर का प्राचीन नाम क्या था? शाहजाफर था। जसपुर का प्राचीन नाम क्या था? शाहजाफर था। इस नगर का नाम चंद्रवंशीय राजाओं के मंत्री यशोधर सिंह, ठीक है, ने जसपुर रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं पंतनगर के बारे में। ठीक है, एक अपनी विशिष्ट पहचान एक के लिए क्या है? प्रचलित है। यहाँ पे क्या है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पे है? पंतनगर में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंतनगर में। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम है। 17 नवंबर 1960 को इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में पंडित नेहरू जी द्वारा की गई थी। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय रखा गया। इसका नाम बाद में क्या कर दिया? बदल दिया गया। कब? 1972 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रख दिया। गोविंद बल्लभ पंत का उपनाम क्या था? बताइए मुझे कोई। तो क्या था? हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जन्मस्थली खूंटा ग्राम थी इनकी। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। उधम सिंह नगर के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो मंदिर आता है यहाँ का बाला सुंदरी देवी मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह मंदिर उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। कहाँ है बाला सुंदरी देवी मंदिर? उधम सिंह नगर के काशीपुर जिले में स्थित है। काशीपुर जिला नहीं, काशीपुर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर को क्या बोलते हैं? ज्वालपा देवी मंदिर व उज्जैनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। इसी के दूसरा नाम क्या है? ज्वालपा देवी मंदिर, उज्जैनी देवी मंदिर भी क्या है? बाला सुंदरी देवी का क्या है? दूसरा नाम है। मंदिर के निकट क्या सागर है? द्रोण सागर व उज्जैन किला स्थित है। इसी मंदिर के सामने क्या है? निकट क्या है? एक तो द्रोणताल या द्रोण सागर स्थित है, वहीं उज्जैन किला भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, उधम सिंह के काशीपुर में बाला सुंदरी मंदिर के समीप है। ठीक है, इस मंदिर में चैत्र मास में चैती मेला लगाया जाता है। इस मंदिर में क्या? चैत्र मास के दिन चैत्री मेला लगता है। दूसरा है अटरिया मंदिर। बाला सुंदरी का जो देवी का जो मंदिर है वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। इसको क्या? ज्वालपा और उज्जैनी देवी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अटरिया मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह मंदिर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। अटरिया देवी मंदिर कहाँ पे है? रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर में नवरात्रि को अटरिया मेले का आयोजन किया जाता है। क्या? अटरिया मेला भी लगता है इसी मंदिर के नाम पे। ठीक है, नवरात्र में। ठीक है, माटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस मंदिर को क्या? भीमशंकर महादेव कहा जाता है। देखो, किस मंदिर को भीमशंकर महादेव कहा जाता है? तो माटेश्वर महादेव मंदिर को क्या बोला जाता है? भीमशंकर महादेव
मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यह मंदिर उधम सिंह नगर से काशीपुर में स्थित है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं चामुंडा देवी मंदिर के बारे में। ठीक है, यह मंदिर उधम सिंह नगर के काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है। कहां पे है चामुंडा देवी? काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है। मंदिर के निकट क्या है? गिरिताल एवं गिरि सरोवर है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, माना जाता है कि मंदिर की स्थापना चंद शासकों ने की थी। इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? चंद शासकों ने की थी चामुंडा देवी मंदिर की स्थापना। पांचवा है नानक मत्ता साहिब के बारे में। ठीक है, नानक मत्ता साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। सिखों का क्या है? पवित्र तीर्थ स्थल है नानक मत्ता साहिब। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिखों की क्या है? पवित्र स्थल है। ठीक है, नानक मत्ता साहिब का पुराना नाम क्या था? बक्सी था। इसका पुराना नाम क्या था? बक्सी था। निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल का नाम क्या था? बक्सी था, प्राचीन नाम बक्सी था। आपसे पूछ लिया जाए तो नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम क्या था? बक्सी था। ठीक है, नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर से खटीमा क्षेत्र की दोआहू नदी में स्थित है। ठीक है, दोआहू नदी में क्या है? उसके किनारे बसा हुआ है। नानक मत्ता साहिब के निकट क्या है? दे ओहा। ठीक है, दे ओहा, देहूहू, दे ओहा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है? वर्तनी गलत हुई। ठीक है, नदी पर नानक सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह अपने मेलों के लिए भी जाना जाता है। देखो, चैती मेला, बाला सुंदरी मेला। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, बाला सुंदरी देवी मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ज्वाल्पा देवी मंदिर और उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के नाम पे यहाँ लगता है चैती मेला। ठीक है, मैंने बता दिया। चैत्र मास में आयोजित किया जाता है। झारखंडेश्वर मेला, यह 3 दिवसीय मेला रुद्रपुर के झारखंडेश्वर शिव मंदिर में लगता है। ठीक है, झारखंडेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? रुद्रपुर में लगता है। 3 दिवसीय होता है, शिव मंदिर पर लगता है। अटरिया मेला, मैंने आपको बता दिया, अटरिया देवी के मंदिर पर लगता है रुद्रपुर में। कब? नवरात्रि के अवसर पर। ठीक है, आइए थोड़ी इसके प्रशासनिक ढांचा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, विधानसभा सीटें कितनी है? 9 विधानसभा सीटें हैं। जसपुर, काशीपुर, बांजपुर, गद्दरपुर, रुद्रपुर, किचिया, सितारगंज, नानक मत्ता, खटीमा। क्या है? 9 विधानसभा सीटें हैं। जो नानक मत्ता है ये एसटी के लिए है। ठीक है, याद रखना। जसपुर, काशीपुर, बांजपुर भी एससी के लिए है और नानक मत्ता एसटी के लिए है। ठीक है, कितने हैं? 9 विधानसभा सीटें हैं। तो ठीक है, ये इसका प्रशासनिक ढांचा था। अब परीक्षावाणी के अनुसार इसके बारे में थोड़ी और व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए। उधम सिंह नगर जिला कुमाऊं का सबसे दक्षिणी भाग में एवं पतली पट्टी के रूप में विस्तारित है। इस जिले की पूर्व में पश्चिम तक लंबाई 170 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई कितनी है? 30 किलोमीटर से भी कम है। पहले यह नैनीताल जिले में था और क्या बोला है? 1995 से जिला बनाया गया। यह जिला 3 उपभागों में, रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा। 1995 में इसे जिला बनाया गया। उससे पहले ये नैनीताल में ही क्या था? सम्मिलित था। और 1995 में इसको जिला बनाया गया और इसके 3 उपभाग किए गए। एक रुद्रपुर हो गया, काशीपुर हो गया, खटीमा हो गया। ठीक है, मिलकर ये बना। काशीपुर में किचिया, खटीमा और सितारगंज इसकी तहसीलें हैं और इसकी पूर्वी सीमा नेपाल में मिलती है। इसकी पूर्वी सीमा कहाँ मिलती है? नेपाल में मिलती है। ठीक है, यह प्रदेश का एक प्रगतिशील जनपद है। देखो, प्रगतिशील जनपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हैं। ठीक है, इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, पंजाबी तथा पूर्वांचल के अलावा थारू, बोक्सा जनजाति के लोग साथ साथ रहते हैं। देखो, कितनी जातियां रहती है? हिंदू तो रहती है, उसके साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, पंजाबी और पूर्वांचल के अलावा थारू और बोक्सा जनजाति पे इस में रहती है। ठीक है, अगर बात करें इस जिले के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं तो मैंने आपको रुद्रपुर बताया। ठीक है, उधम सिंह नगर के जिले में मुख्यालय क्या है? मुख्यालय के रूप में रुद्रपुर को जाना जाता है। ठीक है, क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। यह समतल भूमि पर स्थित है। इस नगर को चंद वंश के राजा रुद्रचंद ने बसाया था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नानक मत्ता क्या सिखों का तीर्थ स्थल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काशीपुर के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा बता देता हूं। कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजा देवीचंद ने तराई में एक अपना क्या किया? अधिकारी काशीनाथ नियुक्त किया था। देखो, किसने? चंद्रवंशीय राजा देवीचंद ने तराई पे, ठीक है, अपना एक अधिकारी नियुक्त किया। उसका नाम क्या था? काशीनाथ था। ठीक है, उसी अधिकारी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? काशीपुर पड़ गया है। और यहाँ स्थित द्रोण सागर को पांडवों ने बनाया था। जो यहाँ पे काशीपुर में द्रोण सागर था, इसको किसने बनाया? पांडवों ने बनाया। ठीक है, इस द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला है। उज्जैन नामक क्या है? इसके पास किला है। ठीक है, और यहाँ कत्यूरी व चंद राजाओं निर्मित 3 गढ़ हैं। एक रामपुर, लक्ष्मणपुर, चैतान
वो चैतान कहलाती है। 3 गढ़ कौन से हैं, रामपुर हो गया, लक्ष्मणपुर, वो चैतान कहलाते हैं। सन 1872 में इसे नगर क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, 1872 में इसे क्या बनाया गया, नगर क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, अंतिम स्लाइड है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत जी की जन्मस्थली काशीपुर में ही है। देखो अब बात आ गई किसकी, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत जी की जन्मस्थली कहाँ पे है, यही काशीपुर में है। तो इनके बारे में चर्चा करना तो बनता है। ठीक है, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि हैं गुमानी पंत, तो उनके बारे में थोड़ी आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इनके बारे में बताने के लिए, तो आपको बता ही दूंगा। तो देखो गुमानी कवि के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इनका जन्म फरवरी 1790 में वर्तमान उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर में हुआ था। ठीक है, काशीपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इनका जन्मस्थली काशीपुर में है। ठीक है, 1790 में हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि का मूल नाम क्या है बताइए, लोकनाथ या लोकरत्न पंत है। तो गुमानी कवि को का मूल नाम क्या है, लोकरत्न या लोकनाथ इनका क्या है, मूल नाम है। इनका मूल नाम क्या है, लोकरत्न या लोकनाथ इनका क्या है, मूल नाम है गुमानी कवि का। देखो एक फैक्ट और बताता हूं आपको। ठीक है, कि जो क्या है सर जॉर्ज गियर्सन थे, इन्हें क्या मानते हैं, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि इन्हें मानते हैं। किन्हें, हमारे गुमानी कवि को मानते हैं। ठीक है, लोकरत्न लोकनाथ गुमानी कवि को प्राचीन क्या कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि मानते हैं। कौन, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, याद। थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। हर्षकाल 606 से 647 ईस्वी में चीनी यात्री युआन चोंग ने इस नगर के मध्य कई बौद्ध मठ देखा था। देखो हर्षकाल में 606 से 647 ईस्वी कौन आया था यहाँ पे, चीनी यात्री युआन चोंग ने इस नगर के मध्य कई बौद्ध मठ देखे थे। ठीक है, उस समय से इसे गोविशाण कहते हैं, उसी के लिए इसे क्या कहा जाता है, गोविशाण कहते हैं। ठीक है, उस समय से कुछ स्तूप खंडहर गोविशाण टीले पर आज भी विद्यमान है, जहां उत्खनन से बुद्ध के नाखून व बाल मिले हैं। देखो यहाँ उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है, बुद्ध के क्या मिले हैं, नाखून और बाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ क्या उजियानी के निकट मौर्य व कुषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं। यहाँ देखो उजियानी के निकट मौर्य व कुषाणकालीन अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, ज्वाला देवी मंदिर, ज्वालपा देवी मंदिर, उज्जैनी देवी मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बाला सुंदरी देवी का मंदिर, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, द्रोण सागर बता दिया, गृह सागर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जसपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह प्राचीन काल से शाहजाफर के नाम से जाना जाता है। चंद्रवंशी राजाओं ने राजमंत्री जो जसोदन थे, इसके नाम पर जसपुर का नाम दिया गया। यह उधम सिंह नगर जिले का एक उपनगर है। पंतनगर के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ी और बता देता हूँ। ठीक है, उधम सिंह नगर का यह कस्बा नैनीताल से सटा हुआ है। 7 नवंबर 1960 को नेहरू ने यहाँ पर 16,000 एकड़ क्षेत्र में देश में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखो 7 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने 16,000 एकड़ क्षेत्र में यहाँ क्या देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या है अब, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखना। थोड़ी इस विश्वविद्यालय परिसर में वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी के समय कृषि कुंभ नाम से किसान मेले का आयोजन होता है। कृषि कुंभ के नाम से वर्ष में 2 बार, ठीक है, खरीफ और रबी फसल के समय यहाँ पे क्या होता है, किसान मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। इस नगर का औद्योगिक विकास बड़ा तेजी से हुआ। इस नगर का क्या हुआ, औद्योगिक विकास बड़ा तेजी से हुआ। तो ठीक है, आज हमने बात कर लिया उधम सिंह के बारे में, चर्चा कर लिए, और हमारे कंप्लीट हो गए क्या, कुमाऊं मंडल के 6 जिले कंप्लीट हो गए। ठीक है, जिसमें हमने क्या, उत्तर का वाराणसी, ठीक है, बागेश्वर या बागीस के नाम से विख्यात नगरी बागेश्वर, भोलेनाथ की नगरी, जहां वो बाघ रूप में क्या करते थे, विचरण करते थे। ठीक है, नीलेश्वर और भीलेश्वर के मध्य में उनका मंदिर बागनाथ मंदिर अवस्थित है। ठीक है, जहां सरस्वती और क्या, सरयू नदी नहीं, देखो सरस्वती और गोमती नदी तो बहती है, लेकिन अदृश्य सरस्वती भी यहाँ बहती है। जहां क्या 13-14 जनवरी 1921 में एक विरोध हुआ, किसके, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध क्या हुआ, एक विरोध हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हर गोविंद बल्लभ पंत के क्या हुआ, छत्र छाया में 40,000 जनता ने कुली बेगार के प्रति जो रजिस्टर थे उन्हें जलाकर सरयू में प्रवाहित कर दिए। ठीक है, यही पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, क्या पिंडारी, कपनी और क्या सुंदरढूंगी ग्लेशियर क्या है, अवस्थित है, और सूरज कुंड, अग्निकुंड भी यहाँ पर क्या है, अवस्थित है। वही हम इससे क्या 73 किलोमीटर दूर आपको बताया। ठीक है, वहां क्या बताया मैंने आपको, बताया कि
ताम्र नगरी, ठीक है, विभाडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है, बाल मिठाइयों का घर, ठीक है, और मंदिरों की नगरी के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, अल्मोड़ा के बारे में बताया, वही मैंने आपको सोर घाटी, ठीक है, छोटा कश्मीर के नाम से प्रख्यात पिथौरागढ़ के बारे में चर्चा की, वही चंपावत हो गया, और वही उसके बाद क्या, झील नगरी, सरोवर नगरी, अपनी एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं संस्कृति के सौंदर्य से परिपूर्ण नैनीताल के बारे में चर्चा कर ली, और आज हमने क्या, उधम सिंह नगर के बारे में चर्चा की, जो क्या है, अपने औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो गढ़वाल मंडल से होगा, ठीक है। आज हमारे 6 कुमाऊं मंडल के डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए, अब 7 मंडल हम गढ़वाल मंडल के बारे में जानेंगे, ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। अगर आप उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए और आपको भविष्य के लिए क्या करना है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म में एक बेस तैयार करना है, तो आप यहाँ पे संलग्न हो सकते हैं, नहीं तो आप इस चैनल को इग्नोर कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या है, एजुकेटर अवेलेबल हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, बिहेव, शिक्षा से आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है, आपके व्यवहार में क्या लाना, परिवर्तन लाना, जो किसके माध्यम से होगा, आप और हमारे सहयोग से होगा, ठीक है, दोनों से सहयोग से दोनों की शिक्षाओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मेरा गढ़वाल मंडल से होगा, गढ़वाल मंडल के डिस्ट्रिक्टों के बारे में चर्चा करेंगे।